आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 9 का भाग 2। चैप्टर 9 का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए और भाग 1 बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिए और आज पढ़ेंगे भाग 2। अगर इससे पहले भाग 1 चैप्टर 9 का भाग 1 और इससे पहले वाला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। भाग 1 में हम पढ़े थे कि जो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर तो पहले ही लौट चुका था यहाँ से। सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर आया था मगध पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब युद्ध हुआ तो हार कर चला गया। हार कर गया तो साथ में 4 और जो क्षेत्र है उसको देकर चला गया, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान और उसके बाद कंधार। ये चारों क्षेत्र उसने किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और इसके बाद ये उसका एक राजदूत भी यहाँ पर आया था, क्या नाम था उसका? मेगास्थनी, जिसने इंडिका लिखा था। ठीक है, इतना तक पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है, ये सब तो निपट गए थे, ये चला गया था वापस, ये जो सेल्यूकस निकेटर था वापस चला गया। ये सब अच्छे से रहने लगे, चंद्रगुप्त मौर्य ये सब। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। इनका साम्राज्य विस्तार कितना हुआ, कितना तक इनका साम्राज्य विस्तार था। ये आता भी है क्वेश्चन साम्राज्य विस्तार के बारे में, तो इनका साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। साम्राज्य विस्तार, ये किसका साम्राज्य विस्तार देख रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। अब देखिए साम्राज्य विस्तार देखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि देखिए इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में पता कैसे चलता है। कोई ऐसा तो व्यक्ति है नहीं जो बताए कि देखिए साम्राज्य इनके यहाँ तक था, यहाँ तक था, यहाँ तक था। कोई अभी बचा तो है नहीं। कैसे पता चलता है? कुछ किताबों से और कुछ इनके शिलालेख से। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर जो लिखा हुआ होता है, खुदाई करके पत्थरों पर खुदाई करके जो लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। देखिए ये बोर्ड है तो इस पर मार्कर से हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन पत्थरों पर तो नहीं ना लिख सकते हैं, उस समय कुछ था भी नहीं लिखने वाला। और एक बात समझिए, ऐसा चीज से मान लीजिए लिख भी दिया जाए, पत्थर पर पत्थर से नहीं लिख दिया जाए। मान लीजिए उजला पत्थर है, उस पर काला पत्थर से लिख दिया जाए। ठीक है, काला पत्थर से लिख दिया गया, लेकिन मान लीजिए धूल मिट्टी पानी वानी पड़ेगा तो खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या किया जाता था? पत्थरों पर खुदाई कर दी जाती थी। अभी भी देखिएगा जब कभी भी ये सड़क वड़क बनता है ना, गाँव में अगर होंगे तो देखेंगे सड़क वड़क बनता होगा ना, तो बड़ा ये सड़क जब बन जाता होगा तो बड़ा सा एक नेम प्लेट लगता होगा, प्लेट ऐसा नेम प्लेट टाइप का लगता होगा। या तो वो होगा लोहा का तो पेंट करके लिख दिया जाता था होगा, और नहीं तो अगर पत्थर का होगा देखिएगा उस पर खुदाई किया हुआ रहता है, नाम लिखा रहता है। जिसने मान ली सड़क बनवाया है, जिसके सहायता से वो सड़क बनाया, उस सड़क का नाम लिखा रहता है। और उसके बाद उस पर पेंट भी किया रहता है, जो खुदाई होता रहता है उस पर पेंट। तो इस समय पेंट नहीं किए थे, इन्होंने क्या किया था? सिर्फ क्या किया था? नाम इस पर, उस पर जो शिलालेख थे या अभिलेख भी उसको बोलते हैं, अभिलेख शिलालेख उसी को बोलते हैं, उस पर लिखा गया था। इसीलिए वही प्रमाण मिलता है कि इनके कहाँ तक था। तो देखिए पहला शिलालेख मिला था महास्थान, महास्थान से पहला। ये महास्थान बंगाल से ही मिला था। कहाँ से मिला था? बंगाल। और देखिए इसमें क्या था? मेन रूप से ये इनका जो बंगाल विजय का, मतलब यहाँ पर ये बंगाल को भी क्या कर लिए थे? जीत लिए थे। और इसीलिए महास्थान अभिलेख, जो महास्थान अभिलेख है, इससे बंगाल के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर नहर वहर बनवाए थे थोड़ा विकास के लिए। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छे शासक थे, वो अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किए थे। और उनके साथ उनका जो प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य थे। तो वो चाणक्य भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। इसीलिए इन्होंने महास्थान में ये वर्णित है कि यहाँ के बंगाल विजय के बारे में है। और उसके बाद है कि यहाँ पर नहर वर का कुछ काम करवाए थे। उसके बाद अगला है सहगौर, कहीं सौगौरा भी आता है, कहीं सौगौरा अभिलेख। अब देखिए सौगौरा, इसमें तो बंगाल यहाँ पर लिख लीजिए, बंगाल। ये कहाँ से मिला था? बंगाल। इसमें क्या बात था? यानी पता चल गया था कि यहाँ के बंगाल तक भी इनका क्षेत्र था, तभी ना अभिलेख मिला है। बंगाल में क्यों कोई काम करवाएंगे, क्या करवाएंगे? तो ये इसीलिए इनका महास्थान अभिलेख से इधर का बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि पूर्वी भाग में इनका। अब देख लेते हैं और कहा। देखिए सौगौर एक अभिलेख मिलता है, ये मिलता है गोरखपुर से, ये गोरखपुर से मिलता है। क्या मिलता है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर इस सहगौर अभिलेख में वर्णित है। देखिए सहगौर अभिलेख में क्या वर्णित है? यहाँ पर आ गया था अकाल पड़ गया था। क्या आ गया था? अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था तो इसमें वर्णित है कि अकाल पीड़ितों के लिए जो सहायता दी गई थी, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था, जो धनी लोग थे उस समय, सिर्फ राजा ही धनी नहीं होते थे, उस समय बहुत सारे लोग भी धनी होते थे, जो व्यापारी होते थे वो सब धनी होते थे। क्योंकि कर जो देते थे तो उसी से ना राजा का राज का सब चलता था, जो कार्य होता था। तो उन्होंने ये अपील किया था, किससे ये बात कहे थे? उन्होंने जो वहां के उस समय के व्यापारी बड़े लोग जो थे, उन्होंने से कहा था कि देखिए हम भी मदद कर रहे हैं, आप भी उन लोगों को मदद कीजिए।
हम मदद कर रहे हैं, जैसे अभी भी कोई भी समस्या आता है तो बहुत सारे लोग मदद करते हैं मिलकर, वैसे ही यहाँ पर जो आया था अकाल पड़ा था ये गोरखपुर में, यहाँ पर इसके पास में साहगौर अभिलेख से ये पता चलता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य खुद मदद किए थे और बहुत सारे लोगों ने मदद किया था। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा कि ये अकाल पीड़ितों का मदद का वर्णन किसमें है, तो साहगौर अभिलेख में। किसमें है? साहगौर अभिलेख। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ तक भी था, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी शासन था। अब जूनागढ़, यहाँ गुजरात में आ जाइए, जूनागढ़ गुजरात। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये जूनागढ़ का अभिलेख से भी जानकारी मिली है। यहाँ पर सुदर्शन झील, कौन सा झील? सुदर्शन झील। यहाँ पर कौन सा झील था? सुदर्शन झील। यहाँ के राजा जो थे रुद्रदामन, कौन राजा थे? रुद्रदामन। झील का नाम था सुदर्शन झील, राजा का नाम था रुद्रदामन। देखिए रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया है कि मैं रुद्रदामन, यानी कि मैं राजा, ये जो झील है सुदर्शन झील को मैं रुद्रदामन सुदर्शन झील को पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। ये झील किसके द्वारा? ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। इन्होंने पुनः निर्माण करवाया। तो वहां पर क्या बनवाया? ये अभिलेख लिखवाए। ऐसे पत्थरों पर अभिलेख क्या किए? लिखवाए। जैसे अभी भी रोड बनता है ना, तो पहले रोड बन जाता है, उसको रोडवा के साइड में देखिएगा, मान लीजिए गाँव में रहते होंगे तो रोड के साइड में वो बड़ा सा यहाँ पर बोर्ड लगता है, बोर्ड लगता होगा, वो देखिएगा लोहा का बोर्ड होगा, या तो लोहा का बोर्ड होगा, नहीं तो पत्थर का होगा, तो उस पर लिखवाया जाता होगा। पत्थर पर भी होता है और लोहा पर भी होता है। तो ये साइड में, तो ये भी यहाँ पर कहाँ पर लिखवाया गया था? झील के पास। झील को क्या कर रहा है? पुनः निर्माण किया जा रहा है। ये किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा। झील का नाम था सुदर्शन झील। ये था जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। यानी पता चल पाता है कि इनका जो था ये विस्तार इधर गुजरात की तरफ भी था। चलिए यहाँ तक तो पता चल गया। पूर्वी भाग में इधर बंगाल, फिर यहाँ पर इधर गुजरात। इधर वाला तो ये इधर वाला तो पता ही है। ये सब देकर कौन गया था? सेल्यूकस निकेटर देकर गया था। इधर इनका विस्तार था ही, इधर इनका पूरा विस्तार था ही, ये तो पता ही है। साम्राज्य विस्तार। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में देखिए क्या हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने अंतिम समय में थे, जब बूढ़े हो गए थे, थोड़ा मतलब अंतिम समय था, तो उन्होंने क्या किया था? जैन धर्म अपना लिया था। क्या किया था? जैन धर्म अपना लिया था। और ये जैन धर्म जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में। कौन से साधु? भद्रबाहु के नेतृत्व में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भद्रबाहु के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। तो क्या हुआ था? अब यहाँ पर अपना राजकाज सब छोड़कर कहाँ आए थे? इधर कर्नाटक। यहाँ पर कर्नाटक में आए थे। ये श्रवण बेलगोला, यहाँ पर क्या हुआ था? भद्रबाहु के साथ रहने लगे थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि ये 24 दिनों को उपवास के बाद क्या हुआ था? 24 दिनों को उपवास के बाद अपना प्राण त्याग दिए थे। क्या हुआ था? 24 दिनों को उपवास के बाद प्राण त्याग देते। यानी इनका मृत्यु कैसे हुआ था? उपवास के कारण। 24 दिनों के बाद इनका मृत्यु हो गया था। तो ये भी पता चलता है कि यानी कि साम्राज्य विस्तार इधर भी हुआ होगा, तभी तो आए थे श्रवण बेलगोला में आए थे कर्नाटक में। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये समझ में आ गया। साम्राज्य विस्तार इधर भी था, यहाँ भी था, इधर भी था, इधर भी था, ये नीचे भी था। ठीक है। साम्राज्य विस्तार आएगा तो आप लोग अच्छा तरह से लिख दीजिएगा। ये बढ़िया से एकदम, जैसे ये आप अपने से जो लिखा जाता है, इतना कुछ बताया वैसे लिख दीजिएगा। उसके बाद अब थोड़ा देख लेते हैं इनके चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि के बारे में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि के बारे में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि के, किसी का उपलब्धि का मतलब ये होता है ना कि कौन कौन से कार्य उन्होंने किया था। अब देखिए, तो पहले लिखेंगे यह एक कुशल योद्धा, साम्राज्य निर्माता और एक कुशल प्रशासक भी थे। ये सब क्या थे? साम्राज्य निर्माता। यहाँ पर लिखना है ये योद्धा, कुशल प्रशासक और साम्राज्य निर्माता
निर्माता थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये साम्राज्य निर्माता, अच्छे योद्धा भी थे, अच्छे साम्राज्य निर्माता भी थे, लड़ाई भी ठीक ठाक कर लेते थे, ऐसा कोई बात थोड़ा था। ये इसको कैसे हराए थे, ये सेल्यूकस निकेटर्स को, और भी बहुत सारे राजाओं को इन्होंने हराया था। और ये साम्राज्य निर्माता भी थे, मैंने साम्राज्य इनका बढ़ोतरी होता था, ये अच्छा साम्राज्य का निर्माण कर पाते। देखिए वो किसके कारण एक कुशल राजा बन पाए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, किसके कारण एक कुशल और अच्छे राजा बन पाए, चाणक्य के कारण। क्योंकि चाणक्य उनके क्या थे, गुरु थे, उन्हीं के कारण एक अच्छे राजा बन पाए। तो देखिए एक साम्राज्य निर्माता भी थे। अब उसके बाद इनको उपलब्धियों में और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्होंने किसको किसको हराया था जी। शुरू में तो सिकंदर का काम निपटाए थे इन्होंने, अब भले राजा नहीं थे उस समय क्या थे, राजा नहीं थे। उसके बाद तो नंद वंश के काम खत्म किए थे, नंद वंश को यहाँ से हटाकर वो खुद राजगद्दी पे बैठे थे, ये इनको उपलब्धि हुई। और पूरा विस्तार से आप अच्छे से लिख दीजिए, क्योंकि हम पहले पढ़ाए भी है इसके बारे में, नंद वंश को कैसे हटाए, क्या किए, ये पिछला वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ाए भी है। उसके बाद इसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर्स आया था ना, सेल्यूकस निकेटर्स आया था। हाँ एक और बात ध्यान समझिएगा, यहाँ से ये अपना 4 को क्षेत्र दिया था, तो इसीलिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी इसको दिए थे, उपहार में 500 हाथी दिए थे, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हुआ कि ये 4 को क्षेत्र इसी की उपलब्धि है, और उपलब्धि में ये भी आ जाएगा कि यहाँ पर अकाल पीड़ितों को मदद भी किए थे। इधर इनका साम्राज्य विस्तार था, ये भी उपलब्धि में ही आएगा। सब साम्राज्य विस्तार किस में आएगा, उपलब्धि में। तो ये सब उपलब्धि में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। समझ में आ गया। जब हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें और विस्तार से हम बताएंगे, इसको क्वेश्चन लेकर उसको विस्तार से हम बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और थोड़ा अब देख लेते हैं। ये चाणक्य के बारे में बात कर रहे हैं। चाणक्य ने एक कुशल राजा किसको बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। अब देखिए चाणक्य का नाम क्या क्या है, चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, इनका 3 नाम है। इन्होंने इनका किताब कौन सा रचना है, जिनका रचना है अर्थशास्त्र, जो फूल रूप एकदम फूल क्या है, राजनीति के बारे में है। राजनीति यानी कि राजा कैसे होना चाहिए, राजा का कर्तव्य है राजा का कर्तव्य है। उसके बाद क्या है, उसमें कर का प्रणाली क्या होना चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए, राजा की जो ये राज व्यवस्था वो सब कैसी होना चाहिए, ये सब पूरा बारे में बताएं। देखिए ये जो किताब है इसमें कुल 15 अधिकरण है। अधिकरण का मतलब चैप्टर लेसन, समझ लीजिए चैप्टर लेसन कितना है, 15 हुआ है। इसमें राज व्यवस्था के बारे में, नहीं राजा के बारे में, राज व्यवस्था को 7 अंग है। कितने सप्तांग दिया गया है, 7 अंग दिया गया है। राज व्यवस्था को 7 को अंग होने चाहिए। कुशल प्रशासक, कुशल राजा के 7 अंग होने चाहिए। देखिए 7 अंग क्या क्या होने चाहिए, 7 को अंग होने चाहिए। पहला होना चाहिए राजा तो होंगे ही ना। देखिए राजा मतलब एक कुशल राजा होना चाहिए, एक अच्छा राजा होना चाहिए, जनता की भलाई करने वाला राजा होना चाहिए, अच्छा सोचने वाला, समझने वाला, आसपास की राजनीतिक परिस्थितियों की समझ होने वाला, ताकतवर। ये राजा का एक गुण है, ये इसमें है, ये राजा के गुण होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है अमात्य यानी कि मंत्री यानी कि मंत्री। अमात्य का मतलब क्या होता है, मंत्री या मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद कैसा होना चाहिए, नहीं कि राजा बढ़िया, मंत्री परिषद कुछ बढ़िया नहीं है, लो काम खत्म कर देगा, नीचे वाला कुछ हो ही, जनता का कुछ भलाई हो ही नहीं पाएगा। राजा कहेगा ये करना है, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, अमात्य या मंत्री कैसे होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, कुशल होने चाहिए। जैसे राजा थे वैसे ही उनके अमात्य मंत्री बुद्धिमान होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में जनपद या राष्ट्र। अब जनपद या राष्ट्र ऐसा होना चाहिए कि उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। ये मतलब अच्छे बोल रहे हैं कि राज व्यवस्था, अच्छा राज व्यवस्था होने का उसका क्या क्या चिन्ह होना चाहिए, क्या क्या ऐसा होना चाहिए। तो ये जनपद में क्या होना चाहिए, अच्छा मिट्टी होना चाहिए, अच्छा फसल उपजाऊ होना चाहिए, जंगल अच्छे होना चाहिए। ये सब चीज मगध में तो सब चीज था ही, अच्छा भूमि उपजाऊ था, नदियां थी, नदियों के पास वाला जो भूमि था बहुत उपजाऊ था, जंगल भी थे, ये सब अच्छा था। तो जनपद। उसके बाद दुर्ग। इन्होंने दुर्ग कहा, ये जो जनपद हो सके तो जनपद को दुर्ग से यानी कि किला से घेरवा देना चाहिए, या जो राजधानी है, राजा की राजधानी वो कम से कम किला से घेरा होना चाहिए, यानी कोई बाहरी आक्रमण ना कर दे। नहीं तो बाहरी ऐसा खुला रहेगा तो कोई भी आक्रमण करके राजा पर कब्जा कर लेगा, कुल काम खत्म हो। इसीलिए इन्होंने दुर्ग के बारे में कहा था। उसके बाद कोष, क्या कहा था 5 नंबर में कोष, क्या कहा था, कोष के बारे में इन्होंने कहा था। कोष का मतलब समझ रहे हैं, रुपया पैसा,
रुपया पैसा भी होना चाहिए, धन होना चाहिए, धन। ये नहीं कि राजा है धन नहीं है, तब क्या वृद्धि विकास करेंगे, जनता के कुछ होगा नहीं है। धन कहाँ से आता है, कर से। तो ये कर प्रणाली के बारे में इसमें लिखे थे। तो ये कोष यानी कि धन भी होना चाहिए। उसके बाद 6 के बाद 7 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 5 के बाद 6। ये जो आसपास के जो मित्र होने चाहिए, कौन होने चाहिए, मित्र। अब मित्र कौन, देखिए जैसे ये मान लीजिए कोई साम्राज्य हो गया, ठीक है, ये कोई साम्राज्य, इधर कोई साम्राज्य हो गया। अब बाहरी वाला जो आसपास वाला है पड़ोसी कोनो मित्र नहीं है, कुल लड़ने पर तैयार है। तो बताइए ये राजा क्या करेगा, अपना पूरा फोकस जनता के लिए लगाएगा कि जनता को कैसे वृद्धि विकास किया जाए, कि लड़ने में आधा पैसा खर्च हो जाएगा इसका, लड़ने में ना पैसा, सैनिक पर, हथियारों पर, ये सब खर्च नहीं हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अच्छे मित्र भी होने चाहिए। अब मित्र का मतलब कि वो हाँ ठीक ठाक मित्र होने चाहिए, मदद करने चाहिए। उसके बाद दंड प्रणाली, दंड प्रणाली यानी कि अपराध पर रोक लगाया जा सके। दंड प्रणाली भी कड़ा दंड प्रणाली होना चाहिए, तो कोई अपराध करने से डरे। यही राजा के 7, ये राज व्यवस्था के 7 गो अंग बताए हैं। और भी बहुत कुछ इन्होंने बताया है अपने जो और शास्त्र में, और भी बहुत कुछ बताया है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके आगे वाला देखिए, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये शासनकाल अब खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग इसका अगला वाला भाग, इसी में अभी बाकी है, इसी चैप्टर में, इसी में मौर्य युग में अभी और बाकी है। हमें लगता है कि आपको समझ में बहुत अच्छा तरह से आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको अच्छा तरह समझ में आ गया होगा।